सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है आदिकाल पर। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आदिकाल है उस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न बन सकता है, आदिकाल के नामकरण और सीमा निर्धारण की समस्या पर प्रकाश डालिए, या आदिकाल के नामकरण एवं सीमा निर्धारण के विषय में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख कीजिए। आदिकाल के नामकरण में औचित्य पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपने आदिकाल को किस प्रकार से फ्रेम करना है आंसर में, ये हम देखते हैं। नामकरण की समस्या को देखेंगे पहले कि आदिकाल का नाम आदिकाल कैसे पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें सामने आई, ये सब बातें। आदिकाल के नामकरण की समस्या पर विचार करने से पूर्व हमें इस बात पर विचार करना होगा कि नामकरण की समस्या क्या है। जिस प्रकार किसी घर में बच्चा पैदा होने पर परिवार के विभिन्न सदस्य उस बच्चे का नामकरण अपने अपने मतानुसार कर देते हैं तथा उस बच्चे के लिए एक स्थायी नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जब विभिन्न साहित्यकार किसी अध्याय अथवा काल का नामकरण अपने अपने मतानुसार करने लगते हैं, तब वहाँ भी यह अध्याय अथवा काल के स्थायी नाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। साहित्य में किसी काल, खंड, अध्याय अथवा विषय के नाम के बारे में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत होना ही तत्संबंधी नामकरण की समस्या कहलाती है। सबके अपने अपने विचार होते हैं नामकरण को लेकर, तो सभी ने अपने अपने मत दिए हैं कि किसको क्या नामकरण दिया जाए। आदिकाल का नामकरण एवं समय निर्धारण। हिंदी साहित्य की धारा कहाँ से निकली तथा इसका नामकरण कैसे और क्या किया जाए, यह जानने की उत्सुकता लेकर यदि चिंतन और अध्ययन करें तो हमें अब से लेकर लगभग 1000 वर्ष पीछे का इतिहास पलटना होगा। हिंदी साहित्य का नामकरण करने वाले विद्वानों की एक लंबी श्रृंखला रही है, अतः समय समय पर उनके द्वारा किए गए इनके नामकरणों पर प्रश्न उठते रहे हैं। हालांकि सभी विद्वान इस बात पर सहमत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले वीरगाथा काल, फिर आता है मध्यकाल। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा है। मध्यकाल के जो पहला भाग उसको भक्तिकाल है और दूसरा है जो उसका रीतिकाल नाम दिया गया रामचंद्र शुक्ल द्वारा। फिर है आधुनिक काल। इनकी समय सीमा आप देख सकते हैं। ईस्वी में बात करें तो वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी, और संवत की बात करें तो 1050 से 1375 संवत। फिर है भक्तिकाल। भक्तिकाल की समय सीमा 318 से लेकर 1643 ईस्वी। रीतिकाल 1700 से 1900 संवत और 1643 से 1843 ईस्वी, और आधुनिक काल है जो हमारा 1843 से अब तक। उचित है, परंतु विभिन्न विद्वान शुक्ल की द्वारा किए गए वीरगाथा काल 1050 से 1375 संवत नाम से असहमत है। यही नहीं, अन्य बहुत से विद्वानों ने भी इस काल का अपने अपने हिसाब से नामकरण किए हैं, परंतु यह जानने के लिए इस काल का सबसे उपयुक्त नाम क्या हो सकता है, हमें विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए इस काल के नामकरणों द्वारा दृष्टिपात करना होगा। सामान्यतः किसी काल अथवा विशेष समावधि के काव्य साहित्य का नामकरण 2 आधारों पर किया जा सकता है। सबसे पहले है प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर कर सकते हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के कृतित्व के आधार पर किया जा सकता है। जहां तक हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, विभिन्न विद्वानों ने इसका नामकरण करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं द्वारा 4 भागों में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद, जिसके 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। इसमें उन्होंने इस काल को प्रारंभिक काल नाम दिया। जो आदिकाल है उसको जो मिश्र बंधु विनोद है उन्होंने कौन सा नाम दिया, प्रारंभिक काल। हालांकि हिंदी साहित्य का यह प्रारंभ ही था, अतः बाद में कुछ बदलाव के साथ ही
यही नाम आदिकाल के रूप में प्रकट हुआ। परंतु इस बीच जिन हिंदी विद्वानों ने इस प्रश्न को उलझाने का प्रयत्न किया उनके मत पर भी प्रकाश डालना तथा उनका खंडन करते हुए सही नामकरण करना उचित है। सबसे पहले बात करते हैं जो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, वीर गाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 ईस्वी में प्रकाशित अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उस काल के 12 प्रमुख ग्रंथ, बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल का कुछ भी आता है तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ें। तो इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है उसमें जो वीर गाथा काल है उसमें 12 प्रमुख ग्रंथ लिए हैं। कौन कौन से? विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसलदेव, पृथ्वीराज रासो और जयचंद्र प्रकाश, जयमंक जसचंद्रिका, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली, ये इन्होंने 12 ग्रंथ जो कि अपने वीरगाथा काल में इन्होंने लिए हैं तथा इन ग्रंथों में वीरता की प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर इसका नामकरण वीरगाथा काल रखा गया। ये सभी वीर रस से भरी हुई ये जो रचनाएं थी वो थी जिनकी वजह से शुक्ल जी ने इनको वीरगाथा काल नाम की संज्ञा दी साहित्य को देखते हुए। परंतु उनकी यह धारणा खरी नहीं है क्योंकि नवीन शोधों के अनुसार शुक्ल जी द्वारा बताए गए 12 ग्रंथों में से प्रारंभ के 4 अपभ्रंश साहित्य से संबंध है। बीसलदेव रासो 15वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं साबित हुई हैं। जयचंद प्रकाश और जयमंक जसचंद्रिका ऐसे ग्रंथ के नाम है जो आज तक उपलब्ध नहीं है। पृथ्वीराज रासो और परमार रासो की ऐतिहासिकता संदेह में है। पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। खुसरो की पहेलियों में हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप अवश्य दिखाई देता है परंतु उसमें वीर गाथा संबंधी कोई प्रवृत्ति नहीं है। शेष विद्यापति पदावली का रचनाकाल स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1460 स्वीकार किया है। अतः जबकि इस काल में सभी प्रवृत्तियां कम ज्यादा रूप में विद्यमान थी, इसे वीरता की प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल नाम देना उचित नहीं है। तो कुछ विद्वानों ने इसको अस्वीकार किया। जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा वीरगाथा काल नाम दिया गया इसको विद्वानों ने अस्वीकार भी किया है। फिर बात करते हैं राहुल साकर्त्यायन द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल, इसको नाम दिया गया आदिकाल को। महापंडित राहुल साकर्त्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। इनके विचार में इस काल में सिद्धों और नाथों द्वारा लिखित साहित्य ही प्राप्त होते हैं परंतु इस नाम को स्वीकार करने से उस काल की समूची प्रवृत्तियों का बोध नहीं होता। संदेश राशक, विद्यापति पदावली, पयमचर्यु तथा खुसरो के साहित्य को नजरअंदाज करके ही इस नाम को स्वीकार किया जा सकता है। तो यह नामकरण भी विद्वानों को नहीं जचा, इस पे भी आपत्ति हुई। फिर बात करते हैं चारणकाल जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया। इस काल को चारण काल कहा गया परंतु यह नाम भी असंगत है क्योंकि यह बहुत सीमित है। इस नाम से ऐसी ध्वनित होता है जैसे उस काल में राजाओं के दरबारों में रहने वाले कवियों के अतिरिक्त अन्य किसी ने भी साहित्य रचना नहीं की। नवीन अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि तत्कालीन साहित्य में चारण प्रवृत्ति आंशिक रूप से भले ही विद्यमान रही हो किंतु उसकी प्रमुखता उसमें नहीं थी, जिसके आधार पर इस युग का नाम चारण काल रखा जाए। इसमें भी आपत्ति हुई कि उस समय सिर्फ जो कि है वो राजाओं के दरबारों में जो कवि थे सिर्फ उन्होंने ही काव्य रचना नहीं की, और भी जो लेखक हुए या कवि हुए उन्होंने और भी रचनाएं लिखी हैं, तो इसको एक चारण काल कहना उचित नहीं है। फिर बात करते हैं बीजवपन काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया बीजवपन काल, इस कालखंड का नामकरण किया। यह नाम भी पूर्णतः असंगत है चूंकि बीजवपन काल अर्थात बीज का बोना, उनके अनुसार हिंदी साहित्य का बीज उस काल में बोया गया, परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि इस काल में अपने पूर्ववर्ती साहित्य की प्राय सभी काव्य रूढ़ियों और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। इसके अलावा बात करें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे प्रारंभिक काल तथा डॉक्टर हरिश्चंद्र वर्मा ने इसे दो भाषाओं एवं साहित्य के मिलने का कारण संक्रमण काल कहा है, परंतु हमारी दृष्टि में ये नाम भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रारंभिक काल तो आदिकाल के समीप ही है एवं चूंकि हमें केवल हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है अतः इसे संक्रमण काल कहना भी उचित नहीं है।
अब बात करते हैं आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल नाम दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, इनको आदिकाल नाम दिया। इनके अनुसार वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द भ्रामक धारणा पैदा करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावोत्पन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत ही अधिक परंपरा प्रेमी सजग सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये, जो आदिकाल के बारे में कहा गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र ने भी उसके द्वारा दिए गए इस नाम का समर्थन किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल नाम दिया है उसका डॉक्टर नगेंद्र ने समर्थन किया है। उनके अनुसार वास्तव में आदि ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया है तथा जिससे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचार, शिल्प आदि विषयों की सहज अनुभूति प्राप्त है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है, चूंकि आदिकाल के उपलब्ध साहित्य के आधार पर इस काल में किसी विशिष्ट साहित्यिक प्रवृत्ति तथा किसी विशिष्ट व्यक्ति की कृतित्व के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए इसे आदिकाल नाम देना ही उपयुक्त होगा। ये था आदिकाल से संबंधित, उसके नामकरण से संबंधित किसने क्या नाम दिया। इसमें हमने पढ़ा आदिकाल को आदिकाल नाम दिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, बीजवपन काल कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और बात करें चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा कहा गया। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा कहा गया। और वीर गाथा काल कहा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। ये था इसका काल विभाजन जो कि हमने पढ़ा। इस प्रकार आपने प्रश्न के उत्तर को फ्रेम करना है। आदिकाल का नामकरण से संबंधित अगर प्रश्न बनता है एग्जाम में तो आपको ऐसे क्वेश्चन को लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।